दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 8 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ हम लोग आज का शुरू कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि पीआईबी में पहली न्यूज़ थी, वहाँ से शुरू करते हैं। कोविड बीप ऐप को लेकर के थी, तो कोविड की फुल फॉर्म क्या है? ये कोविड कोरोना वाला कोविड-19 नहीं है, बल्कि कोविड की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन, और बीप की फुल फॉर्म है बायोमेटेड ECIL ESIC। अगले एक ई से आपका ये है ECIL और अगले आपका ई से इसी यानी ESIC और P से पोड है, यानी एक प्रकार का कोविड बीप एक ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है कार्मिक मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स के द्वारा, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। और इसी के अंतर्गत एक विभाग है लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 जो कोरोना वायरस से ग्रसित बीमार या रोगी हैं, तो रोगियों के लिए भारत का प्रथम पहला है, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम स्वदेशी जो भारत में विकसित हुआ इंडिजेनस किफ़ायती यानी कम कीमत पर वायरलेस, किसी भी प्रकार के तार की वायर की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली है, फिजियोलॉजिकल स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से अगर किसी प्रकार से कोविड-19 के लक्षण आपके शरीर में पाए जाते हैं तो यह निगरानी करने में मददगार साबित होगा। अगर बात करें इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है, यानी कार्मिक मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका विकास किया गया इसिक मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में है। इसिक मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने IIT हैदराबाद में है। IIT हैदराबाद हुआ परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसी को कहा जाता। तो इसिक मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने IIT हैदराबाद हुआ परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से इसे विकसित किया है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं इसी की फुल फॉर्म क्या? एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा। और पीछे हमने ऊपर बात की थी ECIL, तो ECIL की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, E से इलेक्ट्रॉनिक्स, C से कॉरपोरेशन, E से इंडिया और L से लिमिटेड, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि भारत सरकार के यानी भारत सरकार का एक उद्यम इंटरप्राइज है। और सबसे अच्छी बात यहाँ एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता ECIL, क्योंकि या आप यहाँ क्वेश्चन गलत कर सकते हो, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा के विभाग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। और परमाणु ऊर्जा विभाग किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र मंत्रालय विभाग के रूप में कार्यरत है। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता। इंडिया ईयर बुक के सीरीज में हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक आपका उद्यम है भारत सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में AS राव के द्वारा हैदराबाद में की गई थी। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये कोविड बीप है क्या? कोविड बीप, तो ये आपका प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपका और पीआईबी में था ARCI के द्वारा एक आपका क्या किया गया, यानी एक आपका और आपका डेवलपमेंट हुआ मटेरियल। इसी मटेरियल को कहा जाता है मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल। समझेंगे मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल है क्या, लेकिन उसके पहले समझ लेते ARCI क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ARCI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स इसकी फुल फॉर्म है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक यानी विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, एक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और इसी के द्वारा ARCI
ARCI के द्वारा, यानी इंटरनेशनल, ARCI मतलब इंटरनेशनल। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ARCI की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल ARCI के द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के नाम से जाना जाता है। तो है क्या ये, किसका डेवलपमेंट किया गया? मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, नाम ध्यान रखिएगा, मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल का विकास किया गया, जिसमें रेयर अर्थ बेस्ड यानी कि दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रयोग करके इसे विकसित किया गया है, जो कि प्रभावी रूप से कैंसर बीमारी का उपचार करेगा। मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल, मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल की बात करें तो ये जो डेवलपमेंट हुआ ARCI के द्वारा, इसी को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक, यानी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक के द्वारा ये टेस्टिंग भी की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया। मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया का मतलब हुआ कि यह अत्यधिक तापमान पर हाइपर दो होते, हाइपर माने अत्यधिक तापमान पर क्या करता, कार्य करता है, जिससे जो आपका ग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनको ये समाप्त कर देता है। उसी को क्या कहा जाता, हाइपरथर्मिया कहा जाता। तो ये टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे ख़त्म करेगा, तो 40 से लेकर के 45 सेंटीग्रेड पर ट्यूमर सेल जो होती हैं उनको नष्ट करने का ये काम करेगा। अभी तक का जो ट्रेडिशनल मेथड प्रयोग किया जाता था वो कीमोथेरेपी का यूज कैंसर उपचार में किया जाता था। तो इसके स्थान पे अब क्या होगा, मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। अगली न्यूज़ थी उसको जान लेते हैं कि आपका IASST, ध्यान दीजिएगा, IASST के द्वारा, तो इसकी फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी असम में स्थित है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित है, के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसी को AI कहा जाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम का विकास किया गया है। तो इसी से क्या होगा, तो इसके माध्यम से जो ओरल कैंसर होता है, ध्यान दीजिएगा, ओरल कैंसर का उपचार प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। तो ओरल कैंसर के लिए है AI बेस्ड एल्गोरिदम। तो ये पूछा जा सकता, हाल ही में AI बेस्ड एल्गोरिदम का विकास किया गया, जो कि तेज़ी से डायग्नोसिस करेगा, पता लगाएगा एंड प्रिडिक्शन ऑफ ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो मुंह में कैंसर होता उसी को कार्सिनोमा कहा जाता। तो ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का पता लगाएगा और उसका निदान भी करेगा, उपचार भी करेगा। अगर अन्य कुछ फैक्ट फिगर की बात करें तो अराउंड लगभग टोटल कैंसर का, पुरुषों में जो कैंसर होते हैं उनमें से 16.1% कैंसर और महिलाओं में 10.4% कैंसर ये ओरल कैंसर होते हैं। कैसे कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर होते हैं 16.1% पुरुषों में व 10.4% महिलाओं में। टोटल कैंसर का 16.1% डेटा। कहीं भी आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ लिख सकते हो कि भारत में 16.1% पुरुषों में टोटल कैंसर का व महिलाओं में 10.4% टोटल कैंसर का किससे संबंधित होता है, ओरल कैंसर से संबंधित होता है। अगली न्यूज़ जो थी उसको देख लेते हैं। तो प्रतीक तिरोधकर के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्रतीक तिरोधकर, ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता। तो प्रतीक तिरोधकर के द्वारा, जो कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं थाने मुंबई जानते हो, इन्होंने
एक रोबोट का विकास किया है। इसी को कोरोबोट के नाम से जाना जाता। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी रोबोट को कोरोबोट के नाम से जाना जाता। तो पूछा जा सकता कोरोबोट का विकास किसके द्वारा किया गया? तो कोरोबोट का विकास प्रतीक तिरोदकर के द्वारा किया गया है। असल में जो प्रतीक तिरोदकर हैं ये प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया हुआ, इन्होंने इनोवेशन के लिए जो आवाज़ उठाई थी, आवाज़ कहा था कि युवक आएँ और अपना इनोवेशन के माध्यम से अगर कोई डेवलपमेंट करते हैं तो उसका स्वागत है। उसी से इंस्पायर्ड, उसी से प्रेरित हो करके ये आपका कोरोबोट का विकास किया है प्रतीक तिरोदकर ने। तो इससे क्या होगा? यह दवाइयाँ पहुँचाएगा, फूड पहुँचाएगा, खाना पहुँचाएगा, पानी पहुँचाएगा। कहाँ? कोरोना पेशेंट जो कोरोना से ग्रसित मरीज हैं उन तक ये पहुँचाएगा, उनके वार्ड तक, और बिना फिजिकल प्रेजेंस के, बिना किसी शारीरिक उपस्थिति के, यानी नर्सेज या केयर गिवर्स जो इनकी देखभाल करते हैं, कोरोना मरीजों की देखभाल करते हैं, तो इसके यानी आपका कोरोबोट पहुंचा देगा तो नर्सों का काम नहीं रह जाएगा और केयर टेकर का काम, केयर गिवर्स का काम नहीं रह जाएगा। तो इससे क्या होगा? भारत में जो कोरोना यानी संक्रमित होने के चांसेस नर्सेज व डॉक्टर व चिकित्सक में हैं वो कम हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट था। अभी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। तो हर साल ध्यान दीजिएगा 7 जून को, हर साल 7 जून को क्या किया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता। तो पहली बार 2019 में मनाया गया था। नया नया है तो ये पूछा जा सकता वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे तो पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में, और ये 2020 में ये दूसरी बार क्या हुआ है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया तो ये दूसरी बार हुआ है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून 2020 को मनाया गया। पहली बार क्या मनाया गया था? 2019 में। अगर पूछा जाए इस बार की थीम क्या रही है तो 2019 व 20 की थीम सेम रही है। तो थीम हम देख लेते हैं। 2020 की थीम रही है फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा इज है एवरीवन बिजनेस, प्रत्येक व्यक्ति का बिजनेस यानी व्यापार है। तो ये थीम ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पीसेस में पहले पूछे जाते रहे हैं। तो फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। अगला देख लेते हैं। फूड सेफ्टी इंडेक्स भी इसी अवसर भारत के द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन यही है, फूड सेफ्टी इंडेक्स भारत में जारी कौन किया? तो भारत में FSSAI के द्वारा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, FSSAI के द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। ये दूसरी बार है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स भारत के द्वारा जारी किया गया। पिछले साल भी जारी किया गया था। FSSAI की बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसका गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा 2006 के अंतर्गत किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। तो मंत्रालय जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही यह एक संसद के अधिनियम से स्थापित है तो यह स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये क्या है? FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 5 मानकों का प्रयोग किया गया है, 5 पैरामीटर्स का प्रयोग किया गया। कौन कौन है इसमें जो फूड सेफ्टी इंडेक्स में पैरामीटर्स के रूप में प्रयोग किए गए? उनमें से पहला पैरामीटर है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, मानव संसाधन व संस्थागत डेटा। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। दूसरा कंप्लायंस यानी अनुपालन, कितना लोग मानक बना दिया जाता है उसका पालन करते हैं। मानकों का अगर, क्योंकि मिलावट तभी होगी जब मानक से आप क्या करोगे? समझौता, या मानक को इधर का उधर करोगे। अगला फूड टेस्टिंग फैसिलिटी। भारत में फूड टेस्टिंग फैसिलिटी कौन कौन सी हैं? अगला ट्रेनिंग प्रशिक्षण। अगला कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये 5 मानक हैं और ये आपका ऐसे क्वेश्चन आपका IAS में पूछे जा सकते। तो 5 मानक ध्यान रखिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल संस्थागत डेटा, मानव संसाधन व संस्थागत डेटा पहला है। दूसरा कंप्लायंस है। तीसरा फूड टेस्टिंग फैसिलिटी है। चौथा ट्रेनिंग है और आपका 5वां कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्षमता निर्माण है। तो 5 आपका बिल्कुल याद हो गए होंगे।
आप आंख बंद कीजिए, कुछ देर सोचिए और माइंड में बैठाइए ये आपके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्योंकि पैरामीटर्स आपका क्वेश्चन पूछ लेता और अचानक वहाँ आपका एग्ज़ाम में याद नहीं आता कि कौन कौन पैरामीटर्स थे कौन नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, दूसरा कंप्लायंस है, तीसरा फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, चौथा आपका ट्रेनिंग है और पांचवा कैपेसिटी बिल्डिंग है। 5 ये पैरामीटर्स के आधार पर अब 3 कैटेगरी राज्यों को बांटी गई और इस टाइप के क्वेश्चन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस इंडेक्स या इस प्रकार के अन्य जो इंडेक्स हैं उससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अभी एक चीज़ और एक्स्ट्रा भी आपको बताएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, लेकिन आप वीडियो ज़रूर सुनिए। आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम जब दे रहे होगे तो ज़रूर अगर सारी वीडियो सुने हो तो हमको याद ज़रूर करोगे, कुछ भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आपने विश्वास किया है तो विश्वास आपका एग्ज़ाम में ज़रूर ये बना रहेगा। तो लार्जर स्टेट, स्मॉलर यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूटीज केंद्र शासित प्रदेश, 3 कैटेगरी इसमें क्या की गई हैं, बनाई गई हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स में। तो जान लेते हैं पहला टॉप कौन किए हैं लार्जर बड़े राज्यों में बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे रहा है, नंबर 2 पे नीचे पे पहुंच जाइए तमिलनाडु रहा और नंबर 3 पे गुजरात के नीचे आओगे ये भारत है। तो भारत में मैं पे गुजरात, ये गुजरात के बाद ये आपका इधर वाला तमिलनाडु और फिर ये महाराष्ट्र, यानी गुजरात महाराष्ट्र ये आपका 1-2 नहीं है, नंबर 1 फिर सीधे तमिलनाडु 2 पे पहुंच जाइए, नंबर 3 पे आपका ये कौन है, महाराष्ट्र। टॉप 3 राज्य आपको पता होना चाहिए, टॉप 3 राज्य पता होना चाहिए। तो आपका 3 राज्य बिल्कुल याद हो गए होंगे। गुजरात नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है और नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। अगर छोटे राज्यों को हम देखें तो ये भारत का और मैप बना लेते हैं, तो यहीं पर आपका ये छोटा सा राज्य है गोवा। छोटे राज्यों में जो टॉप किया है गोवा किया है। उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत छोटे छोटे आपका राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मिजोरम को छोड़ दीजिए, ये तीसरा वाला जो राज्य है यानी मणिपुर ये दूसरे नंबर पे है। और फिर आपका असम के बीच में यहाँ आपका एक राज्य है, इसी को मेघालय कहा जाता है, ये तीसरे नंबर पे। तो भाई मैप आप याद रखिए। तो आपका सबसे लास्ट जो म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उन्हीं में से 2 आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तीसरा राज्य जो है मणिपुर वो दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद माँ से आपका इधर आपका असम के ऊपर आपका है, असम के नीचे मेघालय, तो मेघालय आपका तीसरा। तो टॉप राज्य में आपका मैप ध्यान रहेगा तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये विश्वास मेरा जो बता रहे हैं वो बनाए रखिए। तो नंबर 1 बड़े राज्यों में पूछा जाए लार्जर स्टेट में, तो नंबर 1 पे हमने कहा गुजरात, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पे महाराष्ट्र। अगर हमने कहा छोटे राज्यों की बात की जाए, नंबर 1 पे गोवा टॉप किया है, नंबर 2 पे कौन है, मणिपुर है और नंबर 3 मेघालय है। अगर यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में जो टॉप किया चंडीगढ़, हरियाणा, जानते ही हो, दूसरा दिल्ली और तीसरा पहला आपका कौन है, चंडीगढ़ है, दूसरा दिल्ली है और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो 3 आपका यूटीज में हैं जो टॉप किए हैं, नंबर 1 चंडीगढ़ है, नंबर 2 दिल्ली है, नंबर 3 अंडमान निकोबार है। अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता हर साल कब, 8 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कहाँ से कॉन्सेप्ट वर्ल्ड ओशन डे मनाने का यानी शुरुआत हुई, तो सबसे पहले 1992 में रियो अर्थ समिट यानी रियो डी जनेरियो में अर्थ समिट का आयोजन किया जाता है 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसी को जाना जाता। तो 1992 में कनाडा का एक आपका संस्था है, तो कनाडा के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था जिसका नाम है कनाडाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट एंड ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। इन 2 इकाइयों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया अर्थ समिट, जो कि रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो नामक शहर में आयोजन हुआ था कि हर साल क्या किया जाना चाहिए, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। लेकिन इसकी पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2008 में इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया और उसके बाद 2009 से मनाना शुरू हुआ। तो अभी जो
मनाया गया 2020। इसकी थीम हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 2020 की थीम क्या रही है इसको हम देख लेते हैं। तो इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, यानी सतत महासागर, एक सतत महासागर के लिए नवाचार। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन इस बार की 2020 की थीम रही है। अगला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में और था। तो D10, ये आपका IAS पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। D10 असल में एक आपका क्लब है, कितने 10 देशों का, जो कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक यानी भाग्य साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, उनका क्या है समूह है, जिनमें G7 के बारे में आपको डिटेल में बता चुके। इसकी स्थापना 1975 में 7 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा की गई थी, जिनमें आपको बताए थे ABC, इधर रखिए ABC, D नहीं है। उसके बाद आपका E के बाद आपका कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, ABC हो गया, FG, E भी नहीं है, FGH ये आपको बताए थे। तो इसमें आपको 7 देश कौन हैं, तो 7 देश में आपका ABC पहले लिख लीजिए, ABC यानी अमेरिका हो गया, B से ब्रिटेन हो गया, और C से आपका कनाडा हो गया। ध्यान दीजिएगा चाइना नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन, और C से आपका कनाडा हो गया। उसके बाद D से कोई देश नहीं है, E से आइए, E भी है, तो E से आपका कौन हो गया, इटली हो गया। E के बाद आपका आइए F से आपका कौन देश हो गया, F से फ्रांस हो गया। उसके बाद आपका जर्मनी व जापान, G है तो जर्मनी, और लास्ट आपका एक बचा J, जापान। ये 7 देश किसमें हैं, यानी G7, जिसकी स्थापना 1975 में होती है। अभी 3 देश और इसमें शामिल किए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया। तो ये आपका D डेमोक्रेटिक, D का संकेत डेमोक्रेटिक पार्टनर से है, तो D10 का गठन होगा। इसका उद्देश्य क्या है, चूँकि चाइना 5G जो नेटवर्क है, 5G टेक्नोलॉजी, हम पूरी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो टू क्रिएट अल्टरनेटिव सप्लायर्स, यानी वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता का सृजन करना, जो कि 5G इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी, जो कि 5G उपकरण व अन्य टेक्नोलॉजी को क्या करें, आपूर्ति कर सकें, क्योंकि चाइना पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका है D10। तो D10 से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट, ये काफ़ी चर्चा में था, तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट है क्या। असल में ये आपका एग्रीमेंट फिलीपींस के राष्ट्रपति व अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच हुआ था, लेकिन बीच में फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया कि वो क्या करते हैं, इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। लेकिन अभी हाल ही में उनका फिर से बयान आया कि अगस्त तक वो फिर से विचार करेंगे और नए सिरे से विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट को यानी क्या करेंगे, क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। तो हम समझ लेते हैं विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट क्या। तो इसमें आप देखिए जो फिलीपींस है वो साउथ चाइना के पास है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, साउथ एशियान का देश है फिलीपींस और साउथ चाइना। तो इसमें आपका जो अमेरिका की मिलिट्री है वो आपकी क्या करेगी, फोर्स है वह फिलीपींस व कहा जाए साउथ चाइना सी के आसपास क्षेत्रों में, यानी हर तरीके से एक साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज से लेकर के अन्य सभी वहाँ जा कर के निगरानी कर सकती, विजिट कर सकती है। तो इसी को विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता। तो इससे आपका क्या होगा, जो चाइना है अपना असर्टिवनेस यानी आक्रामकता की नीति अपना रहा, उसको कर्व किया जा सकेगा। इसी को ध्यान में रखकर एक बार पुनः फिलीपींस के राष्ट्रपति ने विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। अगला आप देख लेते हैं जो आपका 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वुमेन्स एशिया कप 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वुमेन्स यानी महिला एशिया कप 2020 ये कहाँ होगा, कब होगा, तो ये आपका 2020 ने ये गलत लिख गया है, ये 2022 में होगा। तो महिला एशियन कप ये आपका 2022 में होगा। ये कहाँ होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा, 2022 में होगा। और या
किसके द्वारा? तो द कन्फेडरेशन ऑफ एशियन फुटबॉल के द्वारा होगा और ये आपका इंडिया भारत में होगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वुमेन एशियन कप कब होगा? 2022 में होगा। कहाँ होगा? भारत में। भारत पहली बार, इसके पहले भी 1979 में, 1979 में इसका आयोजन करा चुका है। अगर बात करें पिछली बार, तो पिछली बार कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो पिछली बार 8 टीमों ने भाग लिया था और इस बार 4 टीमें और ऐड की गई। टोटल 12 टीमें इस एशियन कप में पार्टिसिपेट करेंगी। अगला देख लेते हैं, न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू WTO, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की जाती। दोहा राउंड एग्रीमेंट होते, मराकश समझौता होता, ये सब आप जानते हो। तो इसके पीछे वीडियो में बता चुके हैं WTO की कहानी। WTO गाइड के स्थान पे आया था और ये 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। तो इसी WTO में जो नया भारत का राजदूत एम्बेसडर बनाया गया, ब्रिजेंद्र नवनीत को बनाया गया। किसको बनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिजेंद्र नवनीत को बनाया गया। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला है एडिडास का। इसके पहले कई लोगों का ब्रांड एम्बेसडर एडिडास बना चुका। हिमा दास को भी एडिडास ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ। हाल ही में मनुषी छिल्लर आप नाम देखते हो, मिस वर्ल्ड ये आपका हरियाणा की हैं, ये मिस वर्ल्ड जीत चुकी हैं। तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर में मनुषी छिल्लर को भी शामिल कर लिया गया है। अगला देख लेते हैं, सीनियर एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जो कि ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में होता, उसी के तहत यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में होती। तो इसी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी जो सीनियर एडवाइज़र ऑफ टू वर्ल्ड बैंक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक के जो सीनियर एडवाइज़र हैं वो आपका किसको? राजीव टोपनो, ध्यान दीजिएगा, राजीव टोपनो को बनाया गया है। राजीव टोपनो को बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, स्पंदन या फ्लटर इसी को कहा जाता। तो स्पंदन या इसी को क्या कहा जाता? फ्लटर। कार्यक्रम या आपका कैंपेन है, अभियान है, लॉन्च किया गया। तो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव व डिप्रेशन अवसाद का इन इट्स पर्सनल, अपने कर्मचारियों के बीच, टू इन्वेस्टिगेट केसेज ऑफ सुसाइड, जो कुछ सुसाइड करने से बच सके। तो इसी के लिए इसको, जो उनके कर्मचारी कई बार सुसाइड वो कर लेते, तो उन्हीं सुसाइड से बचाव के लिए अपने पर्सनल कर्मचारियों में ही क्या किया जाएगा? मानसिक तनाव व अवसाद का इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसे स्पंदन यानी फ्लटर कैंपेन शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी ऑन हाईवेज। हाईवे पर जो मोर्टालिटी यानी मृत्यु दर हो जाती है मानव व जानवरों का, उसके बचाव के लिए एक कार्यक्रम चल रहा। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टालिटी ऑन हाईवेज ये किसका है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे शुरू किया जा रहा। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारत में इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ बात आई UNDP की, तो UNDP की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में की जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, UNDP की स्थापना कब की जाती? 1965 में की जाती है, 1965 में की जाती। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क है। ध्यान रखिएगा, UNDP का हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आपका विकासात्मक इकाई है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है। जिनेवा आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, जिनेवा नहीं है। आगे देखिएगा, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा अभी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई। इन सेलिब्रिटीज़ में अमेरिका की अभिनेत्री
ने, ये महिला हैं कायली जेनर अपना स्थान इसमें बना पाई हैं। तो कायली जेनर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी हो गई है, जो कि अमेरिका की है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या था, समर ट्रीट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। समर ट्रीट कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है समर ट्रीट कैंपेन। इसमें नो कास्ट EMI एंड किसी प्रकार का काउंटडाउन आपका पेमेंट आपका नहीं किया जाएगा। अगर और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन डिजिटल लेन देन को प्रमोट करते हो तो इसके लिए 50% का इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। तो इसी को समर ट्रीट कहा जाता। तो समर ट्रीट कैंपेन एचडीएफसी के द्वारा, एचडीएफसी नामक बैंक के द्वारा यानी शुरू किया गया है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। और सबसे लास्ट आज का है, हाँ अब यहाँ बात आई एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी के बारे में हम जान लेते। एचडीएफसी एक प्राइवेट यानी निजी बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई है। 94 और यह निजी क्षेत्र की आपकी लार्जेस्ट बैंक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते, सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में कौन हो गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए। ये कहाँ के हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल नाम से आपको ऐसा लग जाएगा पुर्तगाल के होंगे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे किया है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लिस्ट में शामिल हो गए हैं, सोशल मीडिया से कमाई करने वाले लिस्ट में। आइए तो देख लेते, ये आपके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। ये आपका WTI में जो नियुक्त किए गए उनकी पिक है। ये मानुषी छिल्लर हैं, देख लीजिए मानुषी छिल्लर हैं। तो इसी के साथ आपका डिस्कशन आज का समाप्त होता। हाँ लेकिन एक आपका और बचा था जो बताए थे, ये शायद किसी करंट में हमने शामिल नहीं किया लेकिन आज शामिल कर लेते हैं। कोविड-19 इंडेक्स भी जारी किया गया, कोविड-19 इंडेक्स यानी सूचकांक भी जारी किया गया भारत में। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, इनमें नंबर 1 पे कौन राज्य रहा है? तो इनमें नंबर 1 पे राजस्थान रहा है। इनमें नंबर 1 पे कौन रहा है? तो इनमें नंबर 1 पे राजस्थान रहा है, राजस्थान रहा है। इसके अलावा एक करंट और आपका, थैंक्स मॉम, ये आपका कैंपेन अभियान शुरू किया गया और ये पूछा जा सकता है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। थैंक्स मॉम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इसमें वृक्षारोपण को यानी प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा, प्लांटेशन किया जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा थैंक्स मॉम शुरू किया गया है। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।